हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपीएससी हिंदी माध्यम के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बिकॉज विंटर सीजन में जितनी अच्छे तरीके से पढ़ाई होती है उतना ज़्यादा समर सीजन में नहीं होती, बिकॉज बहुत ज़्यादा आलस आता है समर सीजन में। और विंटर सीजन में अच्छे से धूप में बढ़िया बैठ के पढ़ाई करो छत पे अच्छे तरीके से और क्लास लेते रहो, ठीक है। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी कि हमारे जो अर्थ प्लेनेट है, अर्थ पे जो है जैव मंडल है, तो जैव मंडल के तत्व की ओर हम लोग बढ़ रहे थे कि कैसे स्थल मंडल का विकास हुआ, ठीक है। और अब आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो जल मंडल है और आपका जो वायुमंडल है उसका कैसे विकास हुआ, ठीक है। तो देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी में महत्वपूर्ण जो आपका जो तत्व है, जैसे कि जो जैव मंडल है, ठीक है। तो इस जैव मंडल में, यानी कि इस जैव मंडल जिसके अंतर्गत जो आपके जीव को जन्म लेने के लिए अनुकूल दशाएं, जीव के जन्म, विकास और सभी प्रकार के क्रियाकलापों के लिए जो अनुकूल दशाएं जैव मंडल में बनी हुई है, वो किन कारणों की वजह से, किन घटकों की वजह से? तो एक तो है आपका स्थल की वजह से, तो स्थल मंडल हम लोग पढ़ रहे थे। दूसरा है किस वजह से? तो आपके जल मंडल की वजह से, ठीक है। और थर्ड आपका आ जाता है कंपोनेंट, तो आपका आ जाता है आपका वायुमंडल की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये जो स्थल मंडल है, तो इनमें क्या है, कुछ उच्चावच यानी कि ऊंचे नीचे प्रकार के स्थलाकृतियां यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो जिनमें हमने पढ़ लिया था क्या, पर्वत हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। पठार भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ना बाकी रह गया था वो पढ़ेंगे क्या, तो मैदान, ठीक है। तो मैदानों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। फिर आपका लास्ट में थोड़ी बहुत मरुस्थल है वो हम डिस्कस कर लेंगे। मरुस्थल भी आपके स्थलाकृतियों के अंतर्गत ही आते हैं, स्थल मंडल का ही क्या है, एक भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया स्थल मंडल के ये भाग, ठीक है। फिर जल मंडल के बारे में पढ़ेंगे, फिर वायुमंडल के बारे में, ठीक है। तो एक एक करके अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पर जो मैदान है ना, जो स्थलखंड का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो मैदानों का, भाई मैदान किसको बोलते हैं? भाई मैदान ऐसे क्षेत्र, ऐसी समतल भूमि जहाँ पर क्या किया जाती है, एग्रीकल्चर की जाती है, ठीक है। ऐसी समतल भूमि या फिर पृथ्वी का ऐसा समतल भाग जहाँ पर क्या संभव हो, जहाँ पर कृषि कार्य संभव हो, ठीक है। कृषि कार्य संभव हो, तो कृषि कार्य कहाँ पर संभव होगा, जहाँ जिस भूमि का क्या होगा, एक तो समतल होगी वो, ठीक है, उबड़ खाबड़ ना हो, पथरीली ना हो, कंकड़ नुमा ना हो, ठीक है। और समतल भूमि होगी तो ऑब्वियसली बात है उर्वर होगी, मृदा कैसी होगी, यहाँ पर जलोढ़ होगी, ठीक है। और इरिगेशन के लिए भाई अच्छी उत्तम व्यवस्था होगी सिंचाई के लिए, ठीक है। चाहे वो आपका नदी द्वारा हो सकती है, भाई नदी द्वारा नदी का जल बहकर जो है काफी अच्छी यहाँ की जो जमीन को है वो आपका अच्छे प्रकार से सिंचाई हो जाती है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इरिगेशन मतलब इरिगेशन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा दलदली भूमि ना हो कि ओवर इरिगेशन ना हो, ठीक है। भाई एग्रीकल्चर को सिर्फ इरिगेशन, ओवर तो हर चीज में, अति हर चीज की खराब है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो सिंचाई चाहे वो नलकूपों के द्वारा हो, पर वो एक आपका समतल भूमि होना पहले अनिवार्यता है, ठीक है, किसी भी भूमि के लिए, किसी भी क्षेत्र को मैदान बनने के लिए, ठीक है। तो ये आपके जो मैदान है, ये बनावट के आधार पर देखो कुछ प्रकारों के अंतर्गत विभाजित किया गया है, ठीक है। तो बनावट के आधार की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो प्रकार आता है ना मैदानों का, तो वो आता है क्या, आपका संरचनात्मक मैदान, ठीक है। संरचनात्मक मैदान, अब ये जो संरचनात्मक मैदान है वो किसको कहा जाता है? तो देखो क्या है, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इंडिया का हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारा भारत है और कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर इस प्रकार से ये बन गया क्या, हमारे भारत का नक्शा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको भारत माने, भाई भारत ये ऑलमोस्ट लग रहा है, ये हमारी हो गई क्या, नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमारी हो जाती है, ठीक है। ये हमारी हो जाती है क्या, ईस्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी क्या आपकी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये हो जाएगी क्या आपकी साउथ हो जाएगी, क्लियर। अब यहाँ पर देखो क्या है, साउथ की अगर बात करें तो आपको पता है इधर कौन सा सी आ जाता है, तो इधर आ जाता है कौन सा आपका अरेबियन सी
आ जाता है, यानी कि अरब सागर यहाँ पर आ जाता है। क्लियर, मतलब ये जलीय भाग आ गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम बात करें, ये वाला पार्ट भी कौन सा आ जाता है, यहाँ पर है आपकी बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, यानी कि बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं बंगाल की खाड़ी, ठीक है। क्योंकि देखो आपके इस प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स ये बिकॉज बाइलिंगुअल रहते हैं क्लासेस, दोनों के लिए बेनिफिशियल है, तो दोनों ही लैंग्वेजेस में मैं समझा रही हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। कि देखो आपका अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो आपके जो भी हैं जैसे पॉइंट्स जो आप नोट आउट कर रहे हो तो वो आप इंग्लिश में लिखो प्रॉपर, बट डायग्राम वाइज आप हेल्प ले सकते हो। बोलने में मैं दोनों ही लैंग्वेजेस का अच्छे तरीके से यूज करती हूँ, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का भी वेलकम है और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को तो रहना ही है चैनल पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये जो अरेबियन सी है, अरब सागर है, तो मतलब यहाँ पर भी क्या हो गया, जल का जलीय भाग हो गया। और इधर अगर आपके भारत के अगर वेस्ट के सॉरी ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर भी क्या है, जलीय भाग है। आपके दक्षिण के अंतर्गत तो है ही, बिकॉज यहाँ पर कौन सा महासागर आ जाता है, तो आपका हिंद महासागर आ जाता है, यानी कि आपका इंडियन ओशियन आ जाता है, ठीक है। तो ये तो खैर क्या है, ये तो है क्या आपके सागर और वो खाड़ी, ठीक है। लेकिन यहाँ ये आपका क्या है, महासागर है, ठीक है, और आपका क्या है, ओशियन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो क्या है, जो आपके 5 जो महत्वपूर्ण महासागर है उनमें से हिंद महासागर है, ये एक हो गया आपका प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, हिंद महासागर आ गया, अटलांटिक या फिर अंध महासागर आ गया, एक आ गया आपका आर्कटिक महासागर, एक आ गया आपका अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। तो इन 5 महासागरों में से एक महासागर हिंद महासागर है, जो हमारे भारत के दक्षिणी भाग में प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। और ये अरेबियन सी है, ये बंगाल की खाड़ी। देखो अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, तो अरेबियन सी जो आपके महासागर का छोटा रूप, मतलब सागर का छोटा रूप आपका, सॉरी महासागर का छोटा रूप हो जाएगा कि आपका सागर, ठीक है। खाड़ी 3 ओर से जो स्थल भाग से घिरी होती है ना, उसको क्या कहा जाता है, खाड़ी कहा जाता है, ठीक है। 3 ओर से जलीय भाग से घिरा होता है तो उसको क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। चीजें क्लियर हो गई धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको तो खाड़ी कह देंगे, जो 3 ओर से स्थलीय भाग से घिरा हुआ है तो खाड़ी हो गई, और 3 ओर से जलीय भाग से घिरा हुआ क्षेत्र प्रायद्वीप हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या है कि ये जो आपका जो ये वाला पार्ट है ना, मतलब भारत का, यानी कि इस ये जो पश्चिमी घाट कह सकते हैं या पश्चिमी तट कह सकते हैं, और इसको कहा जाता है पूर्वी तट या फिर पूर्वी घाट, ठीक है। भाई पूर्व में है तो पूर्वी तट, पश्चिम में है तो पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट, क्लियर। अब यहाँ पर देखो इसको मालाबार तट भी हम लोग बोलते हैं और इसको हम लोग कोरोमंडल तट बोलते हैं, ठीक है, या मालाबार या फिर कोरोमंडल, इसको तो सॉरी मालाबार उसको बोलते हैं कोरोमंडल। और वैसे तो और इनको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे इसको उत्तरी सरकार तट भी बोला जाता है, इस ऊपर वाले पार्ट को कोरोमंडल तट का ही एक भाग है। मालाबार तट के अंतर्गत भी इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन उतना हमें डीप में अभी नहीं पढ़ना है। जब इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम लोग तब मैं समझाऊंगी, वरना अभी सब कुछ ना मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका मालाबार तट, ये कोरोमंडल तट, तो दोनों ही तटों पर एक चीज यहाँ पर क्या है, समानता है। और ये ध्यान देना है कि देखो भाई, अब ऐसा तो है नहीं कि प्रकृति को हम लोग रूल रेगुलेशन अप्लाई करें कि भाई देखो तुम्हारा इतना ही जल का भाग है तो तुम अपने अपने स्पेस के अंदर लिमिट में रहो, ठीक है, ऐसा नहीं हम कह सकते। और इतना स्थलखंड को भी नहीं कह सकते कि तुम्हारा इतना स्थल है तो तुम जल के अंदर मत घुसो, ठीक है, तो ये चीज हम लोग नहीं कह सकते। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये जो जलीय भाग है ना, तो जलीय भाग कहाँ पर है अवस्थित है, महासागरीय प्लेट पर अवस्थित है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। जलीय भाग किस पर अवस्थित है, तो महासागरीय प्लेट पर अवस्थित है, ठीक है। महासागरीय प्लेट पर कौन सा भाग अवस्थित है, तो जलीय भाग अवस्थित है, क्लियर। महाद्वीपीय प्लेट पर कौन सा भाग तैर रहा है, तो महाद्वीपीय प्लेट पर, यानी जो दृढ़ भूखंड वाली प्लेट है, तो दोनों ही दृढ़ भूखंड की है, चाहे महाद्वीपीय हो चाहे महासागरीय प्लेट हो। भाई आपका जो है ना, जो धरातल पर जो किसी भी प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं, चाहे वो जल हो चाहे वो स्थल हो, ठीक है, ये सभी किसी ना किसी प्लेट पर तैर रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है हवा में थोड़ी उड़ रहा है जल,
हवा में थोड़ी उड़ रहे महाद्वीप, ठीक है, नहीं उड़ रहे ना। तो यहाँ पर जो महाद्वीपीय प्लेट पर भी क्या है, स्थलखंड जो हमें दिखाई देता है या धरातल है वो तैरता है, ठीक है, चाहे वो आपका भूक्रस्ट कह दो, चाहे वो आपका जैसे मेंटल कह दो, ठीक है भाई, सबसे ऊपरी भाग है यहाँ पर क्रस्ट, ठीक है, फिर आ जाता है आपका मेंटल, ठीक है, फिर आ जाता है आपका कोर। इस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ठीक है। यहाँ पर आपका इसको हम धरातल भी कह देते हैं। फिर मेंटल के अंदर सियाल सीमा और ये आपका नीफे यहाँ पर हमने वर्गीकृत किया है इसी प्रकार से। तो देखो ये जो महाद्वीपीय प्लेट है जिस पर आपका स्थलखंड तैर रहा है, स्थलखंड अवस्थित है, उसका कुछ भाग ना यहाँ पर जल के अंदर आंतरिक भाग में भी रहता है, ठीक है, जल के आंतरिक भाग में भी डूबा हुआ है। अब ये जो डूबा हुआ भाग है ना, अब यहाँ पर क्या है, ये ढलानुमा होता है, तो ये जो जल है ना ये यहाँ पर क्या है, ओवरफ्लो हो जाता है और इस तट के ऊपर आ जाता है, ठीक है। ये सभी जगह स्थिति होती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये बना दिया है क्योंकि बिकॉज इसको हमने काट कर तो बनाया नहीं इंडिया को, ये अपने आप ही इधर ये प्रायद्वीपीय, जब ये आपका नॉर्थ ईस्ट साइड में प्रायद्वीपीय भाग खिसक आया तो ये जल थोड़ा थोड़ा ओवरफ्लो हो गया, ठीक है। तो ये जो भूमि हमने एक तरीके से जो महासागर को दी हुई है, ठीक है, और महासागर से ही हम इसको उधार भी ले सकते हैं इन फ्यूचर एग्रीकल्चर करने के लिए। तो ये जो भूमि है ना, जो आधी से ज्यादा इंडिया की आपके 12 नॉटिकल मील की जो दूरी है ना, जो हमारा हक है किसका, आपकी इंडियन गवर्नमेंट का। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का जो 12 नॉटिकल मील की दूरी जो समुद्रों के अंदर धसी हुई है ना, इसको ही क्या कहा जाता है, निमग्न तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो निमग्न तट कहा जाता है, जिन पर आपके ये तटों पर अवस्थित भूमि, ऐसी भूमि जो कि जलमग्न हो चुकी है लेकिन वो अभी भी किसका पार्ट है, तो आपके इस धरातल का ही, स्थलखंड का ही पार्ट है। तो इन पर इन फ्यूचर यहाँ पर क्या है, इन पर अगर इन निमग्न तटों पर जो आपकी कृषि की जाती है या फिर निमग्न तटों पर आपके जो निमग्न तटों द्वारा जो निर्मित मैदान होता है ना, उन्हीं को क्या कहा जाता है, संरचनात्मक मैदान कहा जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर निमग्न तटों पर जो निर्मित मैदान होते हैं ना, अगर मान लो ये जो भूमि है जो 12 नॉटिकल मील तक जो हमारे इंडिया का क्या है, इंडिया का ही अधिकार है, तो इन पर क्या है, हम कभी समुद्र से लेकर उधार लेकर इन पर कृषि कर सकते हैं। तो किसकी श्रेणी में आएगा, तो संरचनात्मक मैदानों की श्रेणी में आएगी ऐसी भूमि, ठीक है। इतना क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो हमारा जो प्रकार है वो हम लोग देख लेते हैं, किसका, मैदानों का प्रकार। तो दूसरे मैदानों के प्रकार में आता है क्या, आपका अपर्दनात्मक मैदान, ठीक है। दूसरा जो मैदान का प्रकार है उसमें क्या आ जाएगा, तो अपर्दनात्मक मैदान आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पर ध्यान देना है, सेकंड नंबर पे आ जाएगा क्या, आपका अपर्दनात्मक मैदान। अपर्दन मैंने आपको बताया था, अपर्दन किसको कहते हैं, कहीं एक भाग से, किसी एक पर्टिकुलर भाग है, यहाँ से मिट्टी चाहे वो उड़कर जाएगी, मतलब अपर्दन हुआ। तो अपर्दन किसने किया, वायु ने किया, ठीक है। और अगर वो काट कर जाती है तो भाई यहाँ पर जल के द्वारा या हिमानी के द्वारा, हिमानी यहाँ पर कोई लड़की नहीं है, ये बर्फ से बनी हुई क्या है, नदी है, बर्फ की नदी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जल के द्वारा काट कर किया जाने वाला अपर्दन, या फिर हिमानी द्वारा अपर्दन, या वायु द्वारा अपर्दन, ठीक है। तो इसी प्रकार के किसी भी प्रकार से अगर अपर्दन होता है तो वो भूमि क्या है, समतल मैदान में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये जो एरिया जो समतल मैदान में कन्वर्ट हुआ है ना, ये एरिया किसी समय पे क्या था, या तो पर्वत था, ठीक है, या फिर पठार था। भाई पठार ज्यादा ऊंचाई में नहीं होते, पठार की जो ऊंचाई होती है आपके होती है कितनी, 300 से 500 मीटर, यानी समुद्र तल से 300 से 500 मीटर ऊंचाई होती है इनकी, और समुद्र तल से ही मापी जाती है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से नीचे अवस्थित होती है, बिकॉज इतने सारे जलाशय को, बिकॉज जलाशय जल का लेवल और महाद्वीपों का लेवल सेम होता है, लेकिन उसमें जल की तो महासागरों की तो कोई गलती नहीं है कि भाई महासागरीय प्लेट को नीचे अवस्थित होना पड़ा, ठीक है। भाई वो महासागर को इतने बड़े एरिया को इतना कोऑर्डिनेट भी तो करता है। तो यहाँ पर क्या है, जो महाद्वीपीय, जैसे मान लो ये है आपका महाद्वीपीय भाग, ये आ गया आपका क्या, धरातल, ठीक है, और ये आ गया यहाँ पर क्या है, इसके बराबर मात्रा में हम लोग ले लेते हैं महासागरीय जल। तो ये वाली महासागरीय जो प्लेट है ना वो यहाँ से शुरू होगी, तो इसमें इसकी गलती नहीं है ना। तो यहाँ पर ये महाद्वीपीय प्लेट है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, ये जो समुद्र तल है ना, यहाँ समुद्र का जो तल है जहाँ पे समुद्र आपका एंड हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से मापी जाती है किसी भी महाद्वीपीय भाग या फिर महासागरीय प्लेट के अंदर भी जो पर्वत होते हैं ना, इनको कटक कहते हैं, तो इनकी भी ऊंचाई नापनी होती है, तो भी कहाँ से मापेंगे हम लोग, समुद्र तल से। और आपके जो महाद्वीपीय जो प्लेट पर जो अवस्थित ऊंचे भाग होते हैं उनको पर्वत कहते हैं, और इनके अंतर्गत होते हैं कटक, ठीक है। सेम यहाँ पर भी ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा ही, यानी वल्केनिक इरप्शन के माध्यम से ही कटकों का निर्माण होता है, और सेम यही प्रोसेस यहाँ पर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, और आपको मैंने, और जैसे ब्लॉक पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, ये भी आपको मैंने बता चुके हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से भी पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपके पठार की जो ऊंचाई है ना, वो तो होती है कितनी, समुद्र तल से 300 से 500 मीटर, और जो पर्वतों की ऊंचाई होती है वो आपके 500 मीटर से आपके कितनी भी हो सकती है, ठीक है, 500 मीटर से कितनी भी हो सकती है, 5000 मीटर कितनी भी हो सकती है, ठीक है, मतलब 500 मीटर से शुरू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो पर्वत और पठार, इनका अपर्दन हो जाता है, तो ये समतल भूमि में कन्वर्ट हो जाता है, एकदम समतल भूमि, जहां पर क्या की जा सकती है, अब कृषि की जा सकती है, और ये मैदानों के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लियर। अब मैंने बताया था, अब ये जो मैदान है ना, ये कैसे कन्वर्ट होंगे, तो अपन नेक्स्ट जो है ना, एक और निक्षेपणात्मक मैदान, इसमें मैं आपको समझाती हूँ कैसे, ठीक है, क्योंकि इससे क्या है, दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वरना ये का यही मुझे फिर से कट पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, यही चीज वापस से बतानी पड़ेगी। तो निक्षेपणात्मक मैदान यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है। अब देखो क्या है, निक्षेपणात्मक मैदान में क्या होता है भाई, कोई यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, ये है क्या आपका पर्वत, ठीक है, यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं बहुत सारी, ठीक है। अब ये जो पर्वत है, यहाँ मान लीजिए कि किसी प्रकार से क्या हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी उत्पन्न हुई, और यहाँ पर क्या है, इसने ये तो भाई लावा जो आपके ओटो के संपर्क में आकर क्या है, जमाव हो गया, पर्वतों का निर्माण हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ एरिया यहाँ पर क्या है, जल के लिए, जल के यहाँ पर जो है नदी के एक मार्ग का एरिया बन गया, ठीक है। तो अब ये नदी पर्टिकुलर प्रवाहित हो रही है, बिकॉज मान लीजिए यहाँ पर महासागर है, तो ये जल है ना, तो यहाँ पर खारा जल है, लेकिन वो यहाँ से खनिजों से खनिजों के आंतरिक भाग से गुजरेगा, और खनिजों से गुजरता हुआ ये मीठे जल में कन्वर्ट होकर एक नदी के रूप में बाहर आ जाएगा पर्वतों से, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो, जब ये नदी आती है ना, तो नदी की कुछ अवस्थाएं होती है, यानी नदी की भी एक एज होती है, ठीक है। तो नदी पर्टिकुलर जो बहती है, तो यहाँ पर ये क्या है, तेज गति से जब वो बहती है ना, तो यहाँ पर तरुणावस्था में जब वो नदी बहती है, तो यहाँ पर क्या है, उसकी जो गति होती है वो क्या होती है, एकदम तीव्र होती है, ठीक है। तो ये पहाड़ों को काटते हुए बहती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसने पहाड़ों को काटा ना, तो ये पहाड़ किस में कन्वर्ट हो गए, शुरू में तो किस में कन्वर्ट हुए, पठार में कन्वर्ट हो गए, क्लियर। अब यहाँ पठार से ये किस में कन्वर्ट हो गए, एकदम समतल भाग में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो जब ये एरिया समतल बना ना, तो यहाँ पर भी कृषि होने लग गई, ठीक है। तो ये तो बन गया क्या आपका अपर्दनात्मक मैदान, क्या बन गया, दोनों ही चीजें एक में ही समझ लो, तो अपर्दनात्मक मैदान बन गया, ठीक है। और अगर इसकी बात करें, तो यहाँ से अगर मिट्टी ये काट कर लेके गई है, मतलब पहाड़ों को, भाई मिट्टी किसको कहते हैं, चट्टानों के जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो अवशिष्ट भाग जिनका बच जाता है, जो चाहे क्या अपर्दन के फलस्वरूप जो कणों के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, तो वही तो मिट्टी कहलाती है। तो यहाँ से जो काट कर जो एकदम जलोढ़क पदार्थ और आपके शैलों के जो अवशेष जो लेकर गई है जो आपकी नदी, तो इसने बहाकर कहाँ पर जमा कर दिए, तो आपके पहाड़ों की या पर्वतों की तलहटी में जमा कर दिए, या पर्वत पदीय क्षेत्रों के अंतर्गत क्या है, इसने जमा कर दिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, जमा मतलब निक्षेपण कर दिया, इनका जमाव कर दिया। तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, इसी प्रकार के मैदान को, जैसे कि उत्तर भारत में गंगा का मैदान है, ठीक है, तो इसी प्रकार के मैदान को हम लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पर कहेंगे क्या, तो आपका निक्षेपणात्मक मैदान कहेंगे, ठीक है। क्योंकि गंगा नदी के अंतर्गत जो बहुत सारी नदियां जो आकर मिलती है, आपके यमुना है, गंगा से जैसे गंगोत्री का उद्भव होता है उत्तराखंड से, इसी प्रकार से यमुना नदी आकर मिल जाती है, सोन है, गंडक है, घाघरा है, ठीक है। तो बहुत सारी नदियां आकर जो मिलती है वो निक्षेपण मतलब जमाव कर देती है। तो इसी प्रकार के इसका निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर निक्षेपणात्मक मैदान का निर्माण हो जाता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने तीनों जो मैदान के प्रकार है, अपर्दनात्मक, निक्षेपणात्मक और साथ में संरचनात्मक मैदान, तो ये हम तीनों चीजें हमने तीनों मैदानों के जो प्रकार है वो क्लियर कर लिए, ठीक है।
अब देखो आगे बढ़ते हैं, हमने जो स्थलाकृतियां स्थलखंड की तो क्लियर कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आज जो क्लास जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, सिर्फ स्थलमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल बताना ही नहीं है मेरा मकसद। यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं क्या, पूरी की पूरी मानव की उत्पत्ति, ठीक है भाई, मानव का या जीव का, मानव या जीव मान लो, ठीक है भाई। जीव में तो आपके मानव भी आ जाएगा और साथ में जंतु भी आ जाएगा, साथ में पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, ठीक है, या पादप हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो पौधे और आपके मानव और जंतुओं का जन्म, यानी कि जीव का एक कैसे जन्म हुआ, वो चीज हम समझ रहे हैं आज की क्लास में। भाई जीव को रहने के लिए यानी पनपने के लिए अनुकूल दशाएं जीव मंडल में प्राप्त हो सकती है। तो भाई पर्टिकुलर स्थल पर ही रहेगा ना मनुष्य, उड़ेगा थोड़ी। तो यहाँ पर स्थल मंडल का विकास तो हमने देख लिया। पर्वत की जगह पर्वत चाहिए नदियों के उद्भव के लिए, मैदान चाहिए ताकि कृषि करके मानव जंतु सब लोग अपना पेट भर सके। अब यहाँ पर ये किससे भरेंगे पेट, तो वो चीज इनके लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा के लिए सूर्य स्रोत है। पर देखो क्या है, ये जो जैव मंडल है ना, अब इसके अंदर स्थल मंडल तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन इस जैव मंडल में जल का विकास कैसे हुआ, ठीक है भाई। देखो मैंने आपको ये तो बता दिया कि यहाँ पर मान लो ये एरिया क्या है, ये एरिया महासागर, क्लियर, ये महासागर है, ये एरिया मान लेते हैं कि ये क्या है, एक महासागर है, ठीक है। और यहाँ इसी के समकक्ष क्या है, ये एरिया क्या है, ये धरातलीय भाग आ गया, ठीक है, यानी कि ये आ गया क्या आपका महाद्वीपीय भाग, ठीक है, या आप दृढ़ भूखंड, स्थलखंड कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है, स्थलखंड ही बोल दो, ठीक है। तो ये आ गया क्या आपका स्थल मंडल या स्थलखंड, यानी कि आपके लिथोस्फेयर आ गया, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोस्फेयर है जिसकी हम चर्चा करें यानी महासागर है, तो इस महासागर में जल कैसे आया, भाई हमने ये तो पढ़ लिया कि ये जो जल है, इस महासागर का जो जल कैसा है, वो खारा है, ठीक है, लवणीय है, ठीक है, लवण युक्त है, सोल्टी है, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैंने बताया कि ये पर्वत उद्भव हो चुके हैं, पर्वतों में भी आपका जो सन है ना, सन की जो सनरेज के कारण ऊष्मा जो गई है, यहाँ पर मान लो समतल भाग है, ऊष्मा जब गई, जब अर्थ के आंतरिक भाग में जब गई, तो यहाँ पर गर्मी हो गई। गर्मी उत्पन्न होने की वजह से जो गर्मी जो निकली है तरल पदार्थ के रूप में, यानी चट्टानों को इसने क्या कर दिया, पिघला दिया। अब पिघलाने के बाद में जो गर्मी यहाँ से निकली, यानी कि जो मैग्मा के रूप में जो बाहर आया है, उससे क्या है, वो बाहर के पार्ट पर आकर क्या है, जमा हो गया। और जमा कैसे हुआ, तो यहाँ पर कुछ मात्रा में ऑक्सीजन विद्यमान थी, इसका मतलब वायुमंडल थोड़े बहुत मात्रा में था, ठीक है, लेकिन इतना नहीं था कि जीवों का जन्म हो सके, ठीक है, यानी ऑक्सीजन पहले जीव उत्पन्न होते, पहले स्थल मंडल, जल मंडल, ये कैसे उत्पन्न होते, नहीं ना भाई, O2 के संपर्क में आया एक तावे में कन्वर्ट हुआ। भाई ये जो आगे चलकर जो शीतल हो गया ना भाग, और जो चट्टानों के रूप में बाहर जमा हो गया, एक पर्वत बन गया, ठीक है। तो पर्वत के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी था, ठीक है। अब देखो ये ऑक्सीजन नहीं, ठीक है, यहाँ पर ये थियोरी एकदम मतलब ये चीज आपको समझने की, ध्यान से सुनना सब लोग। जब स्थल मंडल का जब विकास हुआ था, तो उसी वक्त क्या है कि यहाँ पर देखो समझना है कि एक चीज तो आप समझो कि क्या होता है, ये ना तो कोई महासागर होता है, ठीक है, शुरू में किसी प्रकार का कोई जल विद्यमान नहीं था, कोई वायु विद्यमान नहीं थी, ठीक है, जल भी क्या था, विद्यमान नहीं था, ठीक है, और वायु भी विद्यमान नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये मैग्मा जब ऊपर की ओर उठता है ना, यानी सनरे, सूर्य ही ऊर्जा का स्रोत था, सिर्फ सूर्य से ही सब कुछ चीजें संभव हुई है। तो ऊर्जा का स्रोत क्या था आपका, सूर्य। भाई पहले अर्थ आपके सूर्य की वजह से बनी, फिर उसके बाद में जब ये शीतल हुई, थोड़ी बहुत जब ये चक्कर लगाने लगी, धीरे धीरे जब ये तापमान युक्त हुई, फिर शीतल हुई, तो ये सब सूर्य की वजह से हुई, ठीक है, क्योंकि सूर्य की रोशनी छुप गई तो हिमयुग आ गया। हिमयुग जब सूर्य का तापमान बढ़ा तो हिमयुग चला गया, यानी बर्फ जो है पिघल गई। और यहाँ पर क्या है, एक चीज है, धीरे धीरे महासागरों की उत्पन्न हुई, लेकिन महासागर तब तक उत्पन्न नहीं हुए थे, ठीक है, मतलब यहाँ पर एक तरीके से, ठीक है, महासागर मतलब जब हिमयुग चला गया, तो यहाँ पर क्या है, जैसे
आपके ह्यूम्यूग, लेकिन ये थोड़े लंबे समय बाद में हुआ, ठीक है। ये ह्यूम्यूग एक का एक नहीं आया था। यहाँ पर ये चीज मत समझ लेना, ह्यूम्यूग को इससे रिलेट मत कर देना, ठीक है। तो यहाँ वरना तो कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन क्या है, तापमान जैसे सूर्य का बढ़ा तो यहाँ पर क्या है कि जैसे जो अर्थ के अंदर जो ये जो आपके ऊष्मा गई, ठीक है। अब जब अर्थ के आंतरिक भाग में जब ऊष्मा गई तो यहाँ पर ये जो मैग्मा है ना, ये पिघल कर बाहर आने लगे, ठीक है। बाहर आया तो यहाँ पर क्या है, इसके साथ साथ में जब ये मैग्मा बाहर आया ना, तो मैग्मा तो आया ही, यानी मैग्मा यानी कि तरल पदार्थ, ठीक है, यानी चट्टानों का तरल पदार्थ, जिसके साथ कुछ कुछ क्या है, खनिज निकले, धातुएं निकली, ठीक है, खनिज धातुएं निकली। भाई आप लोग क्या है, ये भाई हम लोग धातु है, सोना चांदी तांबा, अभ्रक, बहुत सारे हैं लोग के। तो ये चट्टानों से, पहाड़ों से नहीं लाते, क्या लाते हैं ना, यूरेनियम टाइटेनियम, इनकी खोज हम लोग पहाड़ों से तो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहाड़ों में कैसे आता है भाई, आपके जो संवहनीय तरंगे होती है वो ऊपर की ओर धकेलती है। जैसे मान लो अभी रोड का टाइम तो गया, गीजर वगैरह लग चुके हैं घरों में, लेकिन अगर आपने देखा होगा, आपने किसी समय में एक बाल्टी में पानी भर के रोड से गर्म किया होगा पानी, तो आपने देखा होगा कि जब आप रोड को हटा लेते हैं, ठीक है, 5-10 मिनट आपने पानी गर्म किया, उसके बाद में क्या है, जब आप रोड को हटाकर साइड में रख देते हैं तो क्या होगा कि जो ऊपर का जो भाग है ना, जो बाल्टी का, तो ऊपर का पानी तो गर्म है, लेकिन आंतरिक जो पानी है बाल्टी के अंतर्गत, तल का पानी है, वो गर्म नहीं है, ठंडा है। बिकॉज जो रोड आपने तल तक लगाई थी ना, मतलब बाल्टी के पैंदे तक लगाई थी, तो उसका जो गर्म, भाई गर्म तो उसको तल वाले भाग को करना चाहिए, लेकिन वो संवहनीय धाराओं की वजह से ऊपर की ओर गर्म पानी धकेल देती है। तो वही संवहनीय धाराएं क्या किसमें काम करती है, आपके अर्थ के अंदर काम करती है। वही जो धाराएं हैं एक, तो वो अर्थ में काम करती है। तो संवहनीय धाराएं जब मैग्मा को जब बाहर की ओर धकेलती है ना, तो इसके साथ में बहुत सारी गैसों को भी क्या करती है, बाहर की ओर धकेलती है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण गैस रहती है, कौन सी, आपकी ऑक्सीजन, लेकिन इसकी मात्रा कम ही रहती है। इसके अलावा जो गैसें होती है वो आपके मीथेन होती है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो बहुत सारी गैसें, हाइड्रोजन और हीलियम भी कुछ मात्रा में हमें आपके सूर्य से मिली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है गैसें क्या है, आपके जो मैग्मा के साथ में ही ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलती है। तो पर्वतों का निर्माण हो गया, तब तो स्थलखंड का निर्माण हो गया, ठीक है। अब गैसें जो बाहर की साइड आई तो वायुमंडल का निर्माण हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर जलमंडल का निर्माण कैसे हुआ वो मैं आपको समझाती हूँ। तो देखो इधर की साइड बना देती हूँ, वो थोड़ा सा ज्यादा कंजस्टेड हो गया। तो यहाँ मैंने बताया कि मान लो यहाँ पर क्या है, एक तो मैग्मा आ गया, ठीक है, मैग्मा जिसको लावे में कन्वर्ट हो गया, जिससे क्या बनी, चट्टाने बन गई, ठीक है। चट्टाने बनी मतलब स्थल भाग का निर्माण हो गया, क्लियर। कुछ गैसें यहाँ पर इसके साथ में निकली। भाई देखो, आप अगर किसी बर्तन में गर्म पानी करते हो गैस पे, ठीक है, वहां भी वो मीथेन गैस ही रहती है, जिसकी वजह से वो तापमान युक्त किसी बर्तन को कर देती है, ठीक है। तो उसके अंदर कोई पानी डालोगे, यानी तरल पदार्थ आपने डाला, बट उसके साथ में वाष्प भी निकलती है कि नहीं, भाप निकलती है कि नहीं, स्टीम निकलती है ना। तो वही यहाँ पर जब ये गर्म तरल पदार्थ था तो इसके साथ में कुछ गैसें भी निकली, ठीक है। तो ये गैसें निकली मतलब वायुमंडल का यहाँ पर धीरे धीरे आविर्भाव हो रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर ऑक्सीजन मतलब कम मात्रा में थी, ठीक है, इतनी ज्यादा नहीं थी। तो यहाँ पर अब देखो क्या होता है, अब जलमंडल का विकास कैसे होगा। तो ये जो गैस है ना, ये धीरे धीरे जाकर क्या है, एक अर्थ का अपना क्या बना लेती है, एक आवरण बना लेती है, ठीक है, आवरण बनाती है। तापमान धीरे धीरे सूर्य का बढ़ता है, तापमान बढ़ने के कारण क्या है, ये गैसें क्या है, क्लाउड्स में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, आपके बादल बन जाते हैं। और जब बादल बनते हैं तो ये जो वो आपका जो वाष्पीकरण हुआ था, वाटर वेपर हुआ था, बादल बनने के बाद में क्या होता है, ये वर्षा कर देता है, ठीक है। तो जब ये वर्षा करता है तो क्या होता है, यहाँ पर आपके वर्षा करने के बाद में क्या है कि प्रकाश, ये सूर्य है आपका, सूर्य के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और यहाँ पर कुछ मात्रा में O2 भी आई थी मैग्मा के साथ में, तो ऑक्सीजन प्लस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ जो आपके यहाँ पर क्या है, पादपों का विकास हो जाता है, यानी पेड़ पौधों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है, ठीक है। क्योंकि भोजन को जो आपके मतलब भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधों को किसकी आवश्यकता रहती है, आपके थोड़ी सॉरी O2 नहीं, कार्बन, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, CO2 जो है CO2
के और आपके सूर्य की किरणों के माध्यम से जो है पौधे क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, और ये हमारे लिए उत्सर्जित क्या करते हैं, फिर O2 उत्सर्जित करते हैं। जब ये ऑक्सीजन जब हमारे लिए बना देते हैं ना, तो यहाँ पर क्या है, मानव, यहाँ पर जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। भाई जीव भी ऑक्सीजन लेते हैं, फिर मनुष्य भी ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो यहाँ पर इस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ चुका है? एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि इसी प्रकार से क्या है, जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो जलमंडल का विकास भी इसी प्रकार से होता है। तो यहाँ देखो बारिश हो जाती है, बारिश से क्या है, जलाशय परिपूर्ण हो जाता है, फिर उसके बाद में आता है हिमयुग आता है, फिर बाद में महासागरों में भी ओवरफ्लो, मतलब जल का बहुत ज्यादा एक तरीके से विस्तार हो जाता है। ठीक है, और अभी भी पता है कटक के सहारे ना महासागर में विस्तार हो रहा है। कटक मतलब महासागर के अंदर जो पाए जाने वाले पर्वत होते हैं ना, उनको कटक कहा जाता है, और उनके किनारे, उनके सहारे सहारे क्या है, महासागरों का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ठीक है, मतलब महासागर अभी भी बढ़ रहे हैं। तो देखो कटक के सहारे महासागर क्यों बढ़ रहे हैं, तो मैंने वही सेम सिचुएशन आपको बताई, पहाड़ों से, कटकों से क्या निकलती है, नदियां, और आपके साथ साथ में जो उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव की नॉर्मली क्या है, बर्फ भी पिघल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसी वजह से जो अर्थ है एक समय में हो सकता है कि ओवरफ्लो हो जाए, बट आप लोग कोशिश करेंगे और अर्थ को ओवरफ्लो होने से रोकेंगे। ठीक है, बिकॉज आप क्या है, इंडिया के भविष्य निर्माता हैं और इंडिया के लिए ही काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो आपकी पढ़ाई है ना, इंडिया के लिए काम करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप इंटेलिजेंट हो लेकिन आप किसी अदर कंट्री के लिए सर्विस कर रहे हो, नहीं, इंडिया के लिए करो। अपनी जो बुद्धिमत्ता है ना, ब्रेन ड्रेन मत करो, ब्रेन ड्रेन कभी भी मत होने देना, देश के लिए काम करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, ये हमने चीजें समझ ली। ठीक है, जलमंडल कैसे बना, वायुमंडल कैसे बना, और आपका जो लिथोस्फीयर कैसे बना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब हम लोग बात करते हैं क्या, कि आपका जो है ना, एक चीज तो ये यहाँ पर नोट कर लो कि आप स्थलमंडल है, तो स्थलमंडल कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, यानी स्थलमंडल में महत्वपूर्ण रूप से क्या आ गया, आपका महाद्वीपीय भाग आ गया, मतलब जहां जहां कॉन्टिनेंट से, कितने कॉन्टिनेंट से टोटल 7 है ना, 7 में जैसे आपका एशिया आ गया। ठीक है, दूसरा आपका अफ्रीका आ गया। ठीक है, तो देखो क्षेत्रफल के आधार पर बता रही हूँ, नंबर 1 पे एशिया है, सेकंड पे आपका अफ्रीका है, उसके बाद में आ गया आपका नॉर्दर्न अमेरिका आ गया। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा आपका साउदर्न अमेरिका। ठीक है, और उसके बाद में आ जाएगा कौन सा, आपका अंटार्कटिका आ जाएगा। ठीक है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका भाई देखो मेरा तो ड्रीम है अंटार्कटिका जाने का। अंटार्कटिका इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा महाद्वीप है, पर एक बार सबको घूम के आना चाहिए। ठीक है, अंटार्कटिका आ गया, फिर उसके बाद में देखो यूरोप है, और यूरोप के बाद में क्या आ जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इतने ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। इसके अलावा देखो जलमंडल की बात करें तो जलमंडल में क्या क्या आते हैं भाई, स्थलमंडल में महाद्वीप आ गए, महाद्वीप के अलावा महाद्वीपों में जो भी कंट्रीज आ जाएंगे तो वो ऑब्वियसली आ जाएंगे। जलमंडल में देखो एक तो महासागर आते हैं, और साथ में जल, भाई जलाशय कहाँ पर है, तो आपके नदियों में भी तो है, तो नदियां भी आएगी, नदियों के अलावा झीलें आएगी। ठीक है, तालाब आएंगे, जहां जहां पानी होगा वहां वहां सब किस में आ जाएंगे, जलाशय में आ जाएंगे। ठीक है, तो महासागर आपके नॉर्मली 5 है, नाम आपको ध्यान रखना है। एक हो गया आपका पैसिफिक, प्रशांत महासागर, अभी मैप में अच्छे तरीके से बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकंड आपका अटलांटिक आ गया। ठीक है, आपका फिर आपका हिंद महासागर ले लीजिए, इसके अलावा आपका आर्कटिक महासागर आ जाएगा। ठीक है, आर्कटिक महासागर आ जाएगा, फिर आपका अंटार्कटिक आ जाएगा, अंटार्कटिक महासागर आ जाएगा। ठीक है, हो गए क्या 5? हाँ हो गए। ठीक है, अब देखो चलो महाद्वीप और महासागर हम लोग देखते हैं किसमें, मैप में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं बना देती हूँ कुछ इस प्रकार से, ये हमारा क्या आ गया, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट आ गया। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो ये हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आ गया। ये पनामा नहर यहाँ पर है, पनामा नहर से जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो आपके बोट चलती है और उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप तक लोगों को पहुंचाती है। ठीक है, तो ये आपका साउथ अमेरिका आ गया। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा आपका यूरोप आ जाएगा। ठीक है, यूरोप आ जाएगा। उसके बाद में देखो कुछ इस प्रकार से आएगा, फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर ये आपका एशिया आ जाता है,
ठीक है। तो यहाँ पर एशिया में लिख देती हूँ, क्या ही बन रहा है, तो ये एशिया हो गया, और ये आपका यूरोप हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, और यहाँ पर ये थोड़े बहुत ये साउथ एशियन कंट्रीज है, इंडोनेशिया है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ये इधर वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इंडिया, श्रीलंका, ठीक है, और आपका फिलीपींस और बाकी मध्य एशियन कंट्रीज है, अफ्रीका आ गया, यूरोप आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आ जाता है क्या, अंटार्कटिका, ये क्या आ जाता है आपका अंटार्कटिका, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रीनलैंड में बना देती हूँ इस प्रकार से, ये यहाँ पर मेडागास्कर, देखो ग्रीनलैंड है ना, वो क्या है, एक चीज ध्यान रखनी है, पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में, बिकॉज देखो अपनी जो क्लासेस है ना, कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये क्लासेस आपके यूपीएससी, स्टेट पीएसीएस, यूजीसी नेट, इसके अलावा आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीटमैन, और बहुत सारे एग्जाम्स है, पटवार है, एसएससी है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में यूजफुल है। तो ग्रीनलैंड क्या है आपका, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका मेडागास्कर, जो कि आपके अफ्रीका के पूर्वी दिशा में अवस्थित है, मेडागास्कर आ गया। फिर थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका पापुआ न्यू गिनी, जो कि यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी। फिर यहाँ पर ही आपका आ जाता है इसके पास में ही न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड भी एक महत्वपूर्ण द्वीप है, यानी जो चारों ओर से जो जल से घिरा क्षेत्र होता है उसको द्वीप या टापू कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो यहाँ पर ग्रीनलैंड आ जाता है। देखो ग्रीनलैंड में एस्किमोज जनजाति पाई जाती है, जनजातियां भी बहुत सारी होती है, मैं आपको समझाऊंगी, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। तो जैसे एस्किमोज जो जनजातियां हैं, मतलब वो इग्लू नामक जो घर बनाकर रहते हैं ना, जो आपके बर्फ की ईंटों से बना हुआ घर है, आपने देखा होगा, आपने जब छोटे होंगे आप लोग, जब आपके बुक्स में चलती थी एक गोल आकृति में जो घर बना के बर्फ का रहते हैं। तो देखो आप सोचोगे भाई बर्फ पिघलती नहीं क्या, तो भाई ग्रीनलैंड है वहां पर, ये आपका किस में आ गया, ये एक तरीके से ध्रुवीय क्षेत्र में आ गया, तो यहाँ की बर्फ कैसे पिघलेगी, ये तो आप दिमाग लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे बर्फ नहीं पिघलती है, और ये लोग क्या है, जो रेनडियर नामक जो पशु होते हैं उनकी खालों का यूज करते हैं उस बर्फ के घर इग्लू के आंतरिक भाग की छत बनाने के लिए, ठीक है। और अंदर कुछ लकड़ियां प्राप्त कर लेते हैं, कुछ जानवरों को मार के खा जाते हैं जो एस्किमोज होते हैं, तो वो लकड़ी वो से जलाते हैं आग, तो भाई बर्फ पिघल सकती है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, वहाँ पे जो वहाँ का हिमांक बिंदु से नीचे रहता है तापमान, ठीक है। तो यहाँ पर एस्किमोज प्रजाति आपकी जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा बद्दू बुशमैन ये आपके अफ्रीका के अंतर्गत पाई जाती है, जैसे कांगो यहाँ पे गणराज्य है, चेक गणराज्य है, आपकी जाम्बिया जिम्बाब्वे है, कैमरून है, गैबन है, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज है, लीबिया है, अल्जीरिया है, टूनिशिया, मोरक्को है, तो इनके अंतर्गत मिस्र, सूडान, बहुत सारी कंट्रीज है, तो इनमें अलग अलग प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, ठीक है। तो देखो आपकी जो बुशमैन और बद्दू है ना, तो वो एक प्रकार की टेररिस्ट जनजाति है। भाई देखो ये आपके यूट्यूब है, तो ये थोड़ा सा क्या है, ऑनलाइन क्लास है, तो कोई ऐसा नहीं कोई प्रजाति किसी को बुरा लगे, हर्ट लगे, तो आप लोग कमेंट कर देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, टेररिज्म एक्टिविटी सब जगह होती है, कोई टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, किसी को हर्ट करे तो मैं उससे अभी क्षमा मांगती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ये हमने पढ़ लिया, और यहाँ ये मैंने कंप्लीट आपको बता दिया। अब देखो क्या है, जो महाद्वीपीय जो भाग है ना, ये कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो आपके विश्व के 29.2% भाग पर फैला हुआ है, ठीक है। महासागरों की अगर बात करें तो महासागर आपके कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो ये आपके कितने 70.8% भाग पर फैला हुआ है। देखो पुरानी जो बुक्स है आप लोग पढ़ोगे तो उनमें 71 और आपके 29 का आंकड़ा आएगा, लेकिन ये गलत है। अभी का जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो 70.8 महासागरों का है और 29.2% महाद्वीपीय भाग का है, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। तो यहाँ पर देखो क्या है कि जैसे महासागर है, अब अपन सिर्फ जलमंडल की बात करें तो जलीय भाग तो आपके 70.8% भाग हो गया, महासागर में आप ये जलमंडल देखें, जलमंडल तो हो गया आपके 70.8%। अब सिर्फ अगर इससे 70 में से अपन 100% जल की बात करें तो आपके 97% तो भाग किसमें पाया जाता है जल का, महासागरों में, यानी कि 97% भाग तो क्या है, खारा जल विद्यमान है, और आपके सिर्फ मात्र 3% भाग जो है पीने योग्य पानी है, ठीक है, जो कि नदियों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक चीज है, मैंने आपको बताया
कि भाई जो पहाड़ों से नदियां निकलती है तो पहाड़ों को इसी वजह से काटना क्या है, गलत है। यानी पहाड़ों का जो दोहन निरंतर जो भूमाफिया करते हैं, बजरियां लेके आते हैं, पहाड़ों को काटते हैं, तो वो चीजें ना बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है भाई, आपकी मिट्टी है वो पहाड़ों से बनती है, पहाड़ों के एरिया में ही पाई जाती है, चट्टानों को काट लेते हैं, पत्थरों को काट लेते हैं। ठीक है, तो वो चीज गलत है। एक समय पर जो नदियां है ना, नदियों का एक्सिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। यानी जो एक पूरी मिनरल वाटर की प्रोसेस से जो नदियों से जो जल आता है पीने योग्य पानी, वो खत्म हो जाएगा। महासागरों से ला के हमें आगे में उसको मिनरल बनाना पड़ेगा। ये एक सिचुएशन आ जाएगी एक समय पर। ठीक है, बट चलो ठीक है, टेक्नोलॉजी का विकास तो हो ही चुका है। जो प्राकृतिक तरीके से जो वाटर जो पीने योग्य होता था, उसको आज हमने मानवों ने कृत्रिम रूप से संभव बना दिया है। ठीक है, तो वही संकल्पनाएं जो शुरू में पड़ी थी ना पृथ्वी के विकास क्रम में, नियतिवाद, संभाव्यवाद, नवनिश्चयवाद, वही चीजें चल रही है। ठीक है, तो यहाँ देखो, आई होप ये सब चीजें क्लियर हो गई होगी। तो मैं इरेज कर देती हूँ। अब देखो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जल मंडल के बारे में मैंने आपको बता दिया। महासागरों को डीप में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते क्या, आपका देखो एक मरुस्थल रह गया, स्थल खंड में मरुस्थल बाकी रह गया, तो वो चीज मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो मरुस्थल के अंदर अगर बात करें ना हम लोग, तो मरुस्थल में भाई ऐसा एरिया जो क्या है, शुष्क है। पृथ्वी का ऐसा भाग जो क्या है, शुष्क अथवा अर्ध शुष्क क्षेत्र में विद्यमान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, उसको मरुस्थल की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। जैसे मान लो ये आपका क्या है, ये आपका अर्थ है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। क्लियर हो गया। अब देखो क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, ये आपकी आ गई कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आ गई कौन सी आपकी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और ये मध्य मेडिटेरेनियन लाइन आ गई। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो ये आपका 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये आपकी बात करें तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये आपका ट्रोपोजोन है। ठीक है, यानी कि आपका उष्ण कटिबंधीय, भाई गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, ये उष्ण कटिबंधीय, बिकॉज यहाँ देखो सन की जो हीट है वो सबसे ज्यादा यहीं पर रहेगी। ठीक है, सन की जो हीट है वो यहीं पर रहती है, यहाँ कम हो जाती है, तो इसी वजह से शीत और उष्ण का जो समायोजित भाग है यहाँ पर पाया जाएगा, तो ये शीतोष्ण आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका एकदम फ्रीज्ड जोन है, शीत कटिबंध आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल नगण्य, यानी न के बराबर यहाँ पर हीट पहुंचती है, सनरेज पहुंचती है। ठीक है, लेकिन कुछ मात्रा में यहाँ तो पहुंचती है अंटार्कटिका के इस भाग पर, तो इसी भाग पर चलेंगे एक दिन घूमने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि देखो, मैं समझाने का मेरा तात्पर्य क्या है, तो शुष्क और जो अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय भाग होंगे वो सूखे भाग में होंगे। सूखे कहाँ पर होंगे, तो आपके कहाँ पर होंगे, जहां पर वर्षा कम होगी। ध्यान रखना, ये मत बोलना कि तापमान जहाँ पे ज्यादा होगा, तापमान जहाँ पे ज्यादा होगा तो वहां वर्षा भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप लोग कहीं ये वाला पार्ट ही बता दो, तो ये नहीं होगा बिल्कुल। तापमान देखो, जहां पर अगर प्लस में होगा ना, तो वहां पर क्या है, वर्षा भी हमेशा ज्यादा होगी। अगर वर्षा ज्यादा होगी तो वहां हरा भरा रहेगा, भाई वहां का एनवायरमेंट कैसा रहेगा, हरा भरा, यानी पेड़ पौधे क्या होंगे वहां पर ज्यादा होंगे, तो सघन वन पाए जाएंगे। तो यहाँ क्या इस उष्णकटिबंधीय भाग में पाए जाएंगे, नहीं। तो मरुस्थल कहाँ पर पाए जाएंगे, जहां पर वर्षा नहीं होगी, यानी ऐसा एरिया जो कुछ शीतोष्ण का हो सकता है, कुछ उष्ण का हो सकता है, ऐसा एरिया आएगा, पूरा उष्ण का एरिया नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो हमारा जो इंडिया है ना, इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा मध्य से यहाँ पर गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, और आपका मणिपुर, आपका त्रिपुरा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 8 राज्य हैं इनसे गुजरती है कौन सी, कर्क रेखा। ठीक है, और आपके 26 किलोमीटर राजस्थान से डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। ठीक है, तो ये जो आपकी कर्क रेखा है जो आपके यहाँ से गुजर रही है, तो यहाँ इसके उत्तर में ही तो है हमारा कौन सा, जो पाकिस्तान और भारत में पाया जाता है, कौन सा, थार का मरुस्थल। तो थार के मरुस्थल को एक बार देखो,
तो क्या वो उष्ण कटिबंध में है क्या? नहीं है, शीतोष्ण कटिबंध में है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर जब तापमान ज्यादा है ना तो वर्षा भी यहाँ पर क्या है, अधिक है। ठीक है, वर्षा भी यहाँ पर क्या है, अधिक है। ठीक है, तो वर्षा ज्यादा है तो यहाँ पर मरुस्थल होने का सवाल ही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लेकिन इसके उत्तरी भाग में हो सकता है और इसके दक्षिणी भाग में हो सकता है। इसी वजह से देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है, गिब्सन का मरुस्थल है। कौन सा है, गिब्सन का। ग्रेट सैंडी है। ठीक है, ग्रेट सैंडी है। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल भी कहाँ पर पाया जाता है, तो आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। ठीक है, सैंडी, सैंडी। अब यहाँ पर देखो इसके अलावा बात करें तो भाई आपका जो है ना अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पर आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपके सहारा मरुस्थल ये ऊपर की ओर आ जाएगा। ठीक है, सहारा मरुस्थल जो आपके अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो कालाहारी मरुस्थल आ जाएगा। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है, तो आपके नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत है। ठीक है, यहीं पर ये कंट्रीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल हो गया। इसके अलावा बात करें तो चीन के अंदर हो गया, चीन में हो गया आपके, चीन और आपके मंगोलिया में फैला हुआ है गोबी का मरुस्थल। ठीक है, गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है, चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। और खुद चीन, अकेले चीन में भी आपका एक और मरुस्थल है, तो टकला मकान जो मरुस्थल है वो भी कहाँ पर है, चीन के अंदर है। ठीक है, और यहाँ इसके अलावा बात करें ईरान के अंदर, तो ईरान में आपके दो मरुस्थल है, ध्यान रखना है। एक तो है दस्त लुट मरुस्थल। ठीक है, दस्त लुट मरुस्थल। दूसरा है दस्त ए कबीर मरुस्थल। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गए। ठीक है, ये दोनों आ गए। तो इस प्रकार से कुछ जो मरुस्थल फैले हुए हैं, तो ये गौर करना है, उष्ण कटिबंध में नहीं मिलेंगे कहीं। आप शुष्क से उष्ण आप समझ लो, उष्ण नहीं, वो यहाँ पर भाई तापमान अधिक है तो वर्षा ज्यादा होती है, वर्षा ज्यादा होगी तो पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, पेड़ पौधे होंगे तो यहाँ के एरिया में नमी पाई जाएगी, आर्द्रता पाई जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है, यहाँ पर मरुस्थल नहीं होंगे। मरुस्थल इनके अन्य क्षेत्र यानी शीतोष्ण वाले एरिया में हो सकते हैं। क्लियर, तो आई होप इतना आप सभी को क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर क्या है, इतना तो हमने समझ लिया कि जलमंडल का विकास कैसे हुआ, स्थलमंडल का विकास कैसे हुआ और वायुमंडल का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो जब इनका विकास हो गया तो यहाँ पर अब क्या है, जीवों के लिए, जीवों को पनपने के लिए अनुकूल दशाओं का विकास हो गया। ठीक है, तो अनुकूल दशाओं का जो विकास हो गया तो यहाँ पर क्या है, संपूर्ण जैव मंडल का ही क्या हो गया, विकास हो गया। ठीक है, तो जैव मंडल के अंदर जब ये जैव मंडल बना तो इसको कुछ अलग अलग पार्ट्स में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। ठीक है, मतलब इसको, इसका जो विकास हुआ ना, इसके विकास क्रम के लिए हमें एक भूगर्भिक समय मापनी दी गई है। किसके द्वारा, हमें अपने वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई। ठीक है, तो उसमें अलग इसको 3 महत्वपूर्ण कालों में विभाजित किया गया, जैसे इयोन, महाकल्प और आपके कल्प। ठीक है, इयोन, महाकल्प और कल्प में विभाजित किया गया, जैसे आपके आर्किन हो गए, प्रीकैम्ब्रियन हो गया, कैम्ब्रियन हो गया, ओडियोवोसियन हो गया। ठीक है, इसके अलावा डिनारिक हो गया, क्रिटेशियस हो गया, ओलिगोसिन हो गया। ठीक है, प्लिस्टोसिन हो गया, होलोसिन हो गया, प्लायोसिन हो गया। तो बहुत सारे अलग अलग कल्पों में विभाजित किया गया। इनकी चर्चा हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर एक स्पेशल अलग क्लास हो जाएगी भूगर्भिक समय मापने की। ठीक है, लेकिन अभी आज की क्लास में मैं आपको ये तो बता ही देती हूँ कि इसके जो जैवमंडल है इनके घटक कितने होते हैं। तो घटक 3 होते हैं। अब 3 घटक कौन से होते हैं तो वो ध्यान देना है। एक होता है क्या, आपका ऊर्जा घटक। ठीक है, तो ऊर्जा घटक, दूसरा है आपका जैविक घटक और 3 होते हैं आप, थर्ड हो जाएगा क्या आपका अजैविक घटक। मतलब कुल मिला के घटक में नहीं जाना, मतलब क्या इतना इसको डीप नहीं लेना है कि क्या जटिल वर्ड आ गया। ठीक है, इतना क्लिष्ट शब्दावली आ जाए तो टेंशन नहीं लेनी है। घटक मतलब कि कोई चीजें जो पाई जाती है कहाँ पर, जलमंडल में स्पेशली रूप से। मतलब इन तीनों के इर्द गिर्द ही क्या घूमता है, पूरे मतलब जैवमंडल की प्रक्रिया घूमती है। क्लियर, ठीक है, तो जैवमंडल जैसे वर्तमान में जो युवाओं के सामने जो समस्याएं चलती है तो वो सिर्फ 3 चीजों से रिलेटेड चलती है, करियर,
जिसमें आगे आपका वेल्थ आ गया, वेल्थ, हेल्थ, रिलेशनशिप्स। इन तीन चीजों के इर्द गिर्द वर्तमान में युवाओं की समस्याएं घूम रही है। ऑल ओवर कहीं भी चल जाए सही तीन ही चीजों के पीछे घूमती। तो वैसे ही ये अर्थ में जो जैव मंडल है, तो जैव मंडल के अंदर भी महत्वपूर्ण तीन इन घटकों के आसपास ही क्या है, संपूर्ण भूगोल विद्यमान है। ठीक है, ऊर्जा घटक जिसका जो महत्वपूर्ण का स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। क्या है, सूर्य ऊर्जा घटक का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब देखो, जो ऊर्जा हमें सूर्य से मिलती है ना, तो वो ऊर्जा पृथ्वी पर, ध्यान देना है, देखो सूर्य में तो उत्पन्न होती रहती है। सूर्य के अंदर ये आपकी ये अवधारणा एकदम नगण्य होगी कि ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, होती है लेकिन सिर्फ सूर्य में। लेकिन पृथ्वी के अंदर अगर बात करें तो पृथ्वी में ऊर्जा ना उत्पन्न हुई है, ना मतलब ना तो वो जन्म ले रही है, ना ही उसका ना ही वो कभी खत्म होती है, बिकॉज सूर्य से हमें प्राप्त होती रहती है। तो सूर्य से जो प्राप्त हुई ऊर्जा पृथ्वी पर जन्म नहीं लेती लेकिन एग्जिस्ट करती है। आप में, मेरे में, हर एक कण में एग्जिस्ट कर रही है सूर्य से मिली ऊर्जा। वो उत्पन्न नहीं हुई है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक पादप से दूसरे जीव में क्या होती है, स्थानांतरित होती है। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं अपनी ऊर्जा का क्षय कर रही हूँ, तो वो आप सभी में ये जो नॉलेज जो मैंने गेन किया है कहीं और से, जो ऊर्जा प्राप्त की है, वो आप तक पहुंच रही है। इसका क्या मेरे पास में क्षय हुआ? क्षय नहीं होगा, ये फिर से उत्पन्न होती रहेगी। ठीक है, मतलब एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जा, फिर से मैं भोजन प्राप्त कर लूंगी, फिर से मुझे ऊर्जा मिल जाएगी, फिर से मैं नॉलेज प्राप्त कर लूंगी, फिर से मुझे ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जा का कभी भी क्षय नहीं होता, ऊर्जा हर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होती है। जैसे लिंडेमान ने एक जो आपका एनवायरमेंट में आप पढ़ोगे, आगे चलकर मैं आपको एनवायरमेंट भी पढ़ाऊंगी, तो उसमें उन्होंने बताया है कि ऊर्जा जो है ना, उसका 10% जो है ना हर व्यक्ति में, जैसे मान लो एक कोई एक ये पौधा है, ऐसे समझ लो। ठीक है, अब इस पौधे को किसी व्यक्ति ने, किसी जीव ने खाया। ठीक है, तो कोई जीव अगर कोई खाता है, जैसे मान लो ये क्या है, एक चूहा है। ठीक है, इस चूहे ने खाया। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए खरगोश है, खरगोश हम लोग मान लेते हैं, खरगोश यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, तो खरगोश ने ये पौधा खाया। ठीक है, अब जब ये खरगोश खा रहा है तो 100% जो इसकी एनर्जी है ना, वो किसको मिल चुकी है, खरगोश को। क्लियर? अब अगर खरगोश को कोई अगर दूसरा जानवर खाएगा ना, जैसे मान लो कोई भी जानवर खा गया, शेर है या फिर सांप है, तो उस पर्टिकुलर जानवर में कितनी परसेंट ऊर्जा जाएगी, तो सिर्फ 10%। या इसको कोई मनुष्य, भाई लोग भी तो खाते हैं ना, ये गलत बात है, वैसे वीगन होना चाहिए हर इंसान को, प्योर वेजिटेरियन होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे पेड़ पौधों की कमी है कि आप लोग एफर्ट्स लगा के लगाओ, जानवरों को क्यों खाने पे जा रहे हो, वो तो खुद एक जीव है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है कि जो खरगोश अगर मान लो किसी पर्टिकुलर किसी आपके जो मांसाहारी जीव जंतु है वो खा रहा है, तो उसमें उसकी 10% एनर्जी नहीं जाएगी। 10% तो इसको मिल गई, वो सॉरी 100% नहीं जाएगी, इसको सिर्फ मिलेगी कितनी, 10%। यानी ऊर्जा थोड़ी सी कम एक्स्ट्रा कटौती बढ़ोतरी होती रहती है, लेकिन ये खत्म नहीं होती है बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरी ऊर्जा थोड़ी सी कम हो जाएगी, मैं फिर से भोजन प्राप्त कर लूंगी, फिर से बढ़ जाएगी। ठीक है, व्यायाम करूंगी, फिर से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ऊर्जा यहाँ से 10%, इसको सिर्फ 10% मिलेगी। तो वैसे ही मनुष्य को भी एक मैसेज आता है कि आपको जानवरों को खाने से संपूर्ण ऊर्जा नहीं मिलती है, आपको सिर्फ उसका 10% मिलेगा। और उस जो पर्टिकुलर जो जानवर है, जिस वक्त वो मर रहा है, जिस वक्त आप खा रहे हो, जिस वक्त उसका भोजन बनाया जा रहा है, उसकी जो डर की एनर्जी है ना, डर की वाइब्स, वो भी आपके अंदर जाएगी, जो आगे चल के आपके लिए एक डिप्रेशन का एक कारण बन सकता है। ठीक है, तो अभी अगर तो आप लोग क्या है, अगर खाते हो तो प्लीज ना खाएं, ये मेरी रिक्वेस्ट मान ले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये मैंने आपको बताया, ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत जो पृथ्वी है पर है, तो वो क्या है, सूर्य। फिर बात करें जैविक घटकों की, तो जैविक घटकों में आपके जीव जंतु आ जाएंगे। ठीक है, जीव जंतु आ जाएंगे, इसके अलावा आपके पेड़ पौधे आ जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा आ जाएगा क्या, आपका मानव आ जाएगा। ठीक है, अब अजैविक घटकों में क्या आता है, वही स्थलखंड आ जाएगा। ठीक है, स्थल आ जाएगा, जल आ जाएगा, वायु आ जाएगा। जो इन संपूर्ण ये जो अजैविक घटक है ना, ये सब मिलकर मनुष्य की, जीव जंतुओं की, पादपों के जो आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो स्थल मंडल में आपके चट्टाने हैं, पर्वत मैदान है, पहाड़ है, मिट्टी है ना, आपकी इमारतें हैं जो आप इन स्थल के माध्यम से बनाते हैं। इसके अलावा जल मंडल आ जाएगा, फिर वायुमंडल आ
जाएगा। तो ये सभी इनकी आपके जैविक घटकों की क्या करते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा स्थल से हमें बहुत सारे खनिज प्राप्त होते हैं, बहुत सारे बहुत सारी धातुएं प्राप्त होती है, ठीक है। तो वो भी मनुष्य के एक एज ए रिसोर्स काम आती है, ठीक है। तो इतना आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग भूगर्भिक समय मापने के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और आगे की क्लासेस भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा देना, ठीक है। तो 2K सब्सक्राइबर्स की खुशी में मैं टेलीग्राम चैनल लॉन्च करूंगी, नोट्स वहां पर प्रॉपर तरीके से अपलोड हो जाएंगे। तो आपको बिना किसी टेंशन के एकदम लाइट रह के पढ़ना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के पास में, सिबलिंग्स के पास में शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहें, पढ़ते रहे, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।